नमस्कार, आप सभी का सोशियो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि थिंकर्स के पोर्शन से है और वो है थर्स्टिन वेबलन। इस स्क्रीन पे अभी आपको जो इमेज दिख रही है ये थर्स्टिन वेबलन जी की है और इनका समाजशास्त्र में जो कंट्रीब्यूशन है वो अतुलनीय है। और आज हम ये जो थर्स्टिन वेबलन है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं और इनके बारे में आज हम अपने आज के वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। ये थर्स्टिन वेबलन की जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की बात हो, यूपीजीएससी का एग्ज़ाम हो और भी हमारी जितनी भी अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसमें भी हमें इनसे प्रश्न मिल जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत सावधानी से आज का इस जो नोट्स है, जो लेक्चर है उसको देखेंगे और उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन भी करेंगे। और हमने आज का जो नोट्स बनाया है थर्स्टिन वेबलन पे वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और इसको आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और सारे पॉइंट्स को कोशिश करिएगा अपने कॉपी में नोट करने की। और हमें पूरी आशा है कि इससे आपको आज के नोट्स से प्रश्न मिल जाएंगे। थर्स्टिन वेबलन के बारे में कहा जाता है ये विख्यात अर्थशास्त्री थर्स्टिन वेबलन बहुमुखी कृतित्व एवं विलक्षण क्षमता के परिणाम स्वरूप विभिन्न विद्वानों में एक प्रमुख विचारक के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। अर्थशास्त्र में उनके सिद्धांतों का जितना महत्व है समाजशास्त्र में भी उनके सिद्धांत उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो थर्स्टिन वेबलन का आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। वेबलन का जन्म सन 1857 में 30 जुलाई को विस्कॉन्सिन में हुआ था। अगर हम इनके जन्म को देखें तो इनका जन्म 30 जुलाई 1857 को विस्कॉन्सिन में हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग इनके इम्पॉर्टेंट वर्क पे आते हैं जो इनके महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं और इनकी जो बुक्स हैं ये सब अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं, तो इस पर हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। आप लोग इस बुक यहाँ पे जितने भी इनकी बुक्स दिख रही हैं इनके बुक को और उनका जो पब्लिश ईयर है इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम अभी आपका होने वाला है मई में, उसमें उसका आप जो पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे उसमें अक्सर पब्लिश ईयर भी पूछ लेता है या बुक को अरेंज करने के लिए पूछ लेता है कि कौन सी बुक पहले लिखी गई फिर बाद में आई। तो इन सारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम बुक्स के नाम के साथ साथ यहाँ पे पब्लिश ईयर भी हमने लिख दिया है। तो हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ वेबलन। इनकी फ्रेंड्स जो पहली रचना है, जो पहला इनका काम है वह है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। इनकी पहली बुक है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास जो कि 1899 में पब्लिश हुई थी। फिर इनकी सेकंड रचना है द थ्योरी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, द थ्योरी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज जो कि 1904 में पब्लिश हुई। फिर तीसरी इनकी जो रचना आती है द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप एंड द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स जो कि 1904 में पब्लिश हुई थी। द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप, फिर से रिपीट करेंगे, द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप एंड द टेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल आर्ट जो कि 1904 में पब्लिश हुई है। फिर इसी क्रम में इनकी चौथी रचना आती है इम्पीरियल जर्मनी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इम्पीरियल जर्मनी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि 1915 में पब्लिश हुई थी। ये रही इम्पीरियल जर्मनी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसका टाइम पीरियड है 1915 फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट जो इनकी रचना है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ पीस एंड इट्स परपिचुएशन जो कि 1918 में पब्लिश हुई। फिर से रिपीट करेंगे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ पीस एंड इट्स परपिचुएशन 1918। ये रही। नेक्स्ट रचना पे आएंगे इनके द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द कॉमन मैन, द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द कॉमन मैन।
फ्रेंड्स, अगर इसका आपको पब्लिश ईयर मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द कॉमन मैन। ठीक है, इसका अगर आपको पब्लिश ईयर मिलता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर नेक्स्ट इनकी जो 7वीं रचना यहाँ पे आती है, द प्लेस ऑफ साइंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अदर एसेस। द प्लेस ऑफ साइंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अदर एसेस, जो कि 1919 में पब्लिश हुई थी। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे इनकी 8वीं रचना पे बात करेंगे, द इंजीनियर्स एंड द प्राइस सिस्टम, जो कि 1921 में पब्लिश हुई थी। द इंजीनियर्स एंड द प्राइस सिस्टम 1921 में पब्लिश हुई। उसके बाद 9वीं रचना पे इन्हें देखते हैं, एब्सेंटी ओनरशिप एंड बिजनेस इंटरप्राइज इन रिसेंट टाइम, जिसका कि पब्लिश ईयर है 1922 1922। फिर से रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, एब्सेंटी ओनरशिप एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस इन रिसेंट टाइम 1922। फिर 10वीं जो इनकी रचना है, एसेज इन आवर चेंजिंग ऑर्डर्स, जो कि 1923 में पब्लिश हुई थी। एसेज इन आवर चेंजिंग ऑर्डर्स 1923। तो फ्रेंड्स, ये इनके वर्क्स हो गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अब कोई भी इनका एक बुक यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको पूछ सकता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसका पब्लिश ईयर भी आप सामने लिख लीजिएगा और इसका रिवाइज हमेशा करते रहिए, टाइम टाइम पे इसका रिवीजन करते रहिए, तो ये भूलता नहीं है। होता है कि हम अगर एक बार पढ़ के किसी चीज़ को छोड़ देते तो वो बहुत जल्दी हमें भूल जाती है, दिमाग से उतर जाती है। लेकिन अभी हमने कोई चीज़ पढ़ी, फिर उसको हम टाइम टाइम पे अगर उसका रिवीजन ले रहे हैं तो वो चीज़ हमें भूलती नहीं है। और जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आते हैं तो तुरंत वो चीज़ हमें ध्यान में आ जाती है और हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, हम पढ़ लेते हैं फिर चैप्टर को टोटली छोड़ देते हैं, रिवीजन ना लेने के कारण भी। पढ़ते तो हैं हम, लेकिन रिवीजन ना लेने के कारण वो चीज़ें हमारे दिमाग से वॉश आउट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए। तो इन ऐसे चीज़ों से बचने के लिए कि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, हमको रिवीजन लेना ज़रूरी हो जाता है। नोट्स जो भी बनाइए उसका रिवीजन आप लेते रहिए। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वेबलन ने अपने कुछ अनुभव के आधार पे भी कुछ चीज़ें बताई जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी टॉपिक के लिए। जैसे वेबलन ने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी पुस्तक हायर लर्निंग इन अमेरिका में लिखा है कि संपूर्ण अमेरिका की उच्च शिक्षा व्यवस्था पूंजीपतियों और व्यापारियों के शिकंजे में है। विश्वविद्यालय की समस्त समितियाँ और सभाएं इन्हीं से भरी हैं। पैसे के बल पर ये विश्वविद्यालय पर अपना कब्जा किए हुए हैं। तो ये यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वेबलन साहब का ये स्टेटमेंट है और यह परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, तो इसको ध्यान में हमें रखना होगा। फिर से इनके स्टेटमेंट को हम दोहराएंगे। वेबलन जो है उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अपनी पुस्तक हायर लर्निंग इन अमेरिका में लिखा कि संपूर्ण अमेरिका की उच्च शिक्षा व्यवस्था पूंजीपतियों और व्यापारियों के शिकंजे में है। विश्वविद्यालय की समस्त समितियां और सभाएं इन्हीं से भरी हैं। पैसे के बल पर ये विश्वविद्यालयों पर अपना कब्जा किए हुए हैं। ऐसा स्टेटमेंट अपने अनुभव के आधार पर वेबलन ने दिया और ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक हायर लर्निंग इन अमेरिका में बताई है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए स्टेटमेंट ही उठा के पूछ लिया, ठीक है, एग्ज़ाम में, या इनकी पुस्तक कि ये हायर लर्निंग अमेरिका किसकी पुस्तक है, तो ये है थर्स्टन वेबलन की। तो ये 2 क्वेश्चन इससे आपके तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जानने के लिए हमारे, जो परीक्षा में कई बार आ भी चुकी है, आप पुराना पेपर उठा के देखोगे तो आपको मिल भी जाएगा। कार्ल मार्क्स की भांति वेबलन भी सामाजिक परिवर्तन में निर्धारणवादी सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है,
कार्ल मार्क्स की भांति वेबलन भी सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज में निर्धारणवादी सिद्धांत को मानते हैं। कार्ल मार्क्स की विचारधारा का मूल यह है कि आर्थिक परिस्थितियाँ सामाजिक परिवर्तन की मुख्य आधारशिला प्रस्तुत करती हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स का मानना है जो आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं वो किसी भी सोशल चेंज के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक, इसलिए कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को फ्रेंड्स आर्थिक निर्धारणवादी कह के बुलाया जाता है क्योंकि ये सोशल चेंज में आर्थिक परिस्थितियों को उत्तरदायी मानते हैं। जबकि वेबलन की बात की जाए, वेबलन को प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है। वेबलन जो है वो मानते हैं सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जो होती है वो उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका जो बनता है, क्वेश्चन आता है कि किसे प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन विचारक या कौन समाजशास्त्री, कौन विद्वान है जो प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद को इम्पोर्टेंट मानता है, महत्वपूर्ण मानता है? तो ये है थॉर्स्टीन वेबलन। वेबलन जो है ये सामाजिक परिवर्तन में फ्रेंड्स प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद को उत्तरदायी मानते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आप पुराना क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें आपको ये इससे संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि किसे जैसे पहला बनता है कि कार्ल मार्क्स जो है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद को मानते हैं, आर्थिक परिस्थितियों को मानते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक परिवर्तन में वेबलन जो है वो प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद को मानते हैं। तो 2 प्रश्न बना और ये दोनों प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको ध्यान से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। वेबलन मानते हैं, देखिए यहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट ही आता है पूरा कि वेबलन मानते हैं कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। वेबलन का कहना है जो प्रौद्योगिकी होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वो सोशल चेंज का मेन फैक्टर होती है। हालांकि इन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं फ्रेंड्स सोशल चेंज के, आप जब पूरी बुक पढ़ोगे इनकी तो मिल जाएगा, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे वेबलन ने, हमने बहुत ही शॉर्ट में बस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नोट्स बनाए हैं कि जो आपको एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको मिल जाए। बाकी अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप बुक भी ले सकते हो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अच्छी बुक है। आप थिंकर्स की बुक में पूरा वेबलन को पढ़ सकते हो। यहाँ पे हमने बस 1 लाइनर नोट्स दिए हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने उसी पॉइंट्स को नोट किया है जो जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वेबलन की बात करेंगे। वेबलन ने सामाजिक उत्विकास और परिवर्तन के निम्न बातों को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, अब जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि वेबलन ने सामाजिक विकास या सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन कौन से बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए आपको दे दिया, जैसे यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, ABCDE। ठीक है, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स बताए हैं, जिसमें कि आप जान ही रहे हो कि मेन फैक्टर्स है प्रौद्योगिकी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया या अरेंज करने के लिए आ गया, नेट के जैसे एग्ज़ाम में बड़े बड़े पैसेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए है कि आप जानते रहो कि ये बातों को बताया है। ठीक है, तो पहला इन्होंने जो माना है सामाजिक विकास या पर वो है रीति रिवाज और विचार को। दूसरा बताया इन्होंने आदतें, तीसरा बताया मूल प्रवृत्तियाँ, चौथा भौतिक दशाएं और पांचवा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इनका मेन फैक्टर कारण है सामाजिक परिवर्तन में चेंज, मतलब कि कहते हैं समाज को परिवर्तन करने में, समाज में बदलाव लाने के लिए जो मेन फैक्टर है वो है प्रौद्योगिकी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला फ्रेंड्स आते हैं हम लोग वेबलन का जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि वेबलन ने संस्थाओं की परिभाषा इन शब्दों में की है। वेबलन ने संस्था, ये समनर से भी काफ़ी प्रभावित थे। समनर ने संस्थाओं के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा की है, तो इन्होंने यहाँ पे संस्था के बारे में जो परिभाषा दी है, वेबलन ने संस्थाओं की परिभाषा को इन शब्दों में व्यक्त किया। ये कहते हैं, वेबलन कहते हैं, संस्थाएं विचार की स्थिर आदतें हैं जो साधारणतया मनुष्य में समान रूप से पाई जाती हैं। ये क्या बोलते हैं?
वेवलन कहते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं विचार की एक स्थिर आदतें हैं जो साधारणतया मनुष्य में समान रूप से पाई जाती हैं। तो ये परिभाषा जो है महत्वपूर्ण है। मान लीजिए पूछ लिया किसी भी एग्ज़ाम में, जितने भी आपके जो आप एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हो, तो आपको वेवलन से ये एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो इनकी जो संस्था की परिभाषा है इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वेवलन ने संस्थाओं को निम्न 2 रूप में विभाजित किया है। ऐसे क्वेश्चन नेट में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नोट कर दिया है। वेवलन ने संस्थाओं को निम्न 2 रूप में विभाजित किया। पहला ये जो बताते हैं, पहले प्रकार की वह संस्था है जो व्यक्तिगत संपत्ति की वृद्धि, उत्पादन और संचय से संबंधित होती है, और यह विलासी वर्ग की संस्था है। पहले प्रकार की संस्था वह है जो व्यक्तिगत संपत्ति की वृद्धि, उत्पादन और संचय से संबंधित है, और यह विलासी वर्ग की संस्था है। ठीक। फिर दूसरे प्रकार की संस्था वह है जो औद्योगिक कला के प्रशिक्षार्थियों से संबंधित होती है, और यह संस्था जनता की संस्था होती है। तो यहाँ पे इन्होंने संस्थाओं को 2 भागों में विभाजित किया, पहला और दूसरा। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वेवलन ने संस्थाओं के विकास या अवस्थाओं या समाज के आर्थिक विकासों को निम्न भागों में विभाजित किया है। यहाँ पे संस्थाओं के विकास की जो अवस्था है उसके बारे में वेवलन चर्चा करते हैं। वेवलन के बारे में ऐसा कहते हैं कि वेवलन जो थे वो मूल रूप से अर्थशास्त्री थे, इसलिए अब उन्होंने संस्थाओं के विकास को आर्थिक दृष्टि से भी देखने का प्रयास किया था। इनका मुख्य उद्देश्य था जानना कि आर्थिक संस्थाओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ठीक है। तो इसी क्रम में इन्होंने वेवलन ने संस्थाओं के विकास की जो अवस्थाएं थी उसको यहाँ पे देखिए 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है, 4 भागों में। पहला है शांतिपूर्ण जंगली अर्थव्यवस्था, दूसरी है लूटमार की अवस्था, और तीसरी है हस्तकलात्मक अर्थव्यवस्था, और फ्रेंड्स चौथी है मशीनी अर्थव्यवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि वेवलन ने संस्थाओं के विकास को या संस्थाओं के विकास की अवस्थाओं को कितने भाग में विभाजित किया है। पहला प्रश्न ये बनता है फ्रेंड्स। तो ये है 4 भागों में। किस किस भागों में विभाजित किया, तो आप इसको देख सकते हो। शांतिपूर्ण जंगली अर्थव्यवस्था, लूटमार की अवस्था, हस्तकलात्मक अर्थव्यवस्था और मशीनी अर्थव्यवस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स शांतिपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें, इन्होंने क्या कहा है। कहते हैं लूटमार की अर्थव्यवस्था के बारे में वेवलन ने कहा कि धीरे धीरे नियमों के आधार पर वेवलन ने इसमें कहा है शांतिपूर्ण जंगली अर्थव्यवस्था में कि वेवलन के अनुसार मानव समाज की आर्थिक विकास की यह पहली अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था थी। तुलनात्मक रूप से यह अवस्था सबसे अधिक शांतिपूर्ण थी। यहाँ बहुत शांतिपूर्ण लोग जिंदगी बिताते थे, जीवन व्यतीत करते थे। इस अर्थव्यवस्था में यहाँ की इस अवस्था में जो अर्थव्यवस्था थी वो मेनली कृषि पर आधारित थी। इस अवस्था में यद्यपि शक्ति का महत्व था, किंतु इस शक्ति का प्रभुत्व जमाने के लिए किसी न किसी जमाने के लिए उत्पादन में वृद्धि किया जाता था। फिर से रिपीट करेंगे कि ये जो अर्थव्यवस्था थी, जो पहली अर्थव्यवस्था थी फ्रेंड, जो शांतिपूर्ण जंगली अर्थव्यवस्था है, ये कृषि पर आधारित थी। और इस अवस्था में शक्ति का तो महत्व था, शक्ति का इम्पोर्टेंस था, किंतु इन शक्ति का उपयोग प्रभुत्व जमाने के लिए उत्पादन में वृद्धि किया जाता था। मतलब जो सबसे ज़्यादा पावर के पास शक्ति थी वो उत्पादन में वृद्धि के लिए उसका प्रयोग किया करता था। ये चीज़ थी। फिर समाज में व्यक्तियों में यदि किसी प्रकार का भेद था तो वह था लिंग भेद। ठीक है। और अन्य किसी प्रकार का विभाजन नहीं था। प्रतिस्पर्धा थी
किंतु यह प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से अधिक परिश्रम करने में नहीं थी। इस युग का जो मनुष्य था बेकार नहीं बैठता था, वह कुछ न कुछ करता रहता था। तो जो शांतिपूर्ण जंगली अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में हमने थोड़ा देखा। फिर लूट मार की अवस्था जो आती है उसमें कह रहा है कि इसमें नियमों के आधार पर समाज में धीरे धीरे क्या हुआ कि नियमों के आधार पर समाज में विभेदीकरण बढ़ा। पुरुषों ने स्त्रियों पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ शिकारी और चारागाह की अवस्था का जन्म हुआ। ठीक है। जब पुरुष शिकारी लूट मार के लिए जाते तो अपनी शक्ति का परिचय देते थे। जो व्यक्ति इन कार्यों में कुशल होते थे उन्हें समाज पुरस्कृत करता था और इस अवस्था में भी श्रम का महत्व था। शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग श्रम कार्य को संपादित करने के लिए करते थे। ये शक्तिशाली व्यक्ति समाज का नेतृत्व भी करते थे। ठीक, तो यहाँ पे लूट मार की जो अवस्था है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शक्तिशाली जो व्यक्ति होते थे समाज का भी नेतृत्व करते थे। नेता अपने साथ शक्तिशाली व्यक्तियों को रखते थे। जिस नेता के पास अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होते थे वे अधिक मात्रा में लूट का माल लाते थे। इस प्रकार गुलामी प्रथा का जन्म हुआ। अब श्रम के साथ हीनता की भावना जुड़ गई। श्रम करने वाले व्यक्तियों को मूर्ख और निम्न स्तरीय समझा जाने लगा। इस प्रकार इस युग में लड़ाकू और शिकारियों की अपेक्षा इनका नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के महत्व में वृद्धि होने लगी। शासक और पुजारियों का महत्व बढ़ने लगा था। ये शासक और पुजारी नैतिक आधारों पर समाज को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे। इससे समाज में इन व्यक्तियों का महत्व बढ़ा और ये श्रम कार्य से मुक्त हो गए। फिर तीसरी जो आती है अर्थव्यवस्था वो है हस्तकलात्मक अर्थव्यवस्था। वेबलन का विचार है कि कालांतर में लूट मार की अर्थव्यवस्था हस्तकला की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। इसके साथ ही समाज में संपत्ति के विचारों का जन्म हुआ। संपत्ति के महत्व के साथ ही स्वामित्व और संपत्ति के हस्तांतरण की प्रथा का भी विकास हुआ। इस युग में समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का जो था जो परिश्रम करते थे और दूसरा वर्ग ऐसे व्यक्तियों का बना जिसे वेबलन ने विलासी वर्ग कहा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इस हस्तकलात्मक अर्थव्यवस्था में है। वेबलन बताते हैं हस्तकलात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही समाज दो वर्गों में बट गया। ठीक, एक ऐसा वर्ग था जो कि परिश्रम करता था, श्रमिक वर्ग था, और दूसरा वर्ग जो था वो ऐसे व्यक्तियों का था जिसे विलासी वर्ग के नाम से संबोधित किया गया। तो जो वेबलन के अनुसार समाज किस अर्थव्यवस्था में दो वर्गों में बटा है वह है हस्तकलात्मक अर्थव्यवस्था में, श्रमिक वर्ग और विलासी वर्ग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि वेबलन के अनुसार कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समाज दो वर्गों में बटा। तो वह हस्तकलात्मक अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज दो वर्गों में बटा। पहला है श्रमिक वर्ग और दूसरा है फ्रेंड्स विलासी वर्ग। ठीक है, अब फिर आती है मशीनी अर्थव्यवस्था। हस्तकलात्मक अर्थव्यवस्था के ठीक मशीनी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। आज की अर्थव्यवस्था को हम यांत्रिक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नई मशीनों और आविष्कारों का जन्म हुआ। इसमें विशाल उद्योगों की स्थापना हुई। विशाल उद्योगों की स्थापना के परिणाम स्वरूप समाज स्पष्ट दो वर्गों में विभाजित हो गया, श्रम करने वाले व्यक्ति और श्रम न करने वाले व्यक्ति। दूसरे शब्दों में इन्हें पूंजीपति और श्रमिक कहकर संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पादन पर श्रम न करने वाले व्यक्तियों का अधिकार हो गया। परिणाम स्वरूप विलासी वर्ग का जन्म हुआ। वेबलन कहते हैं हम आजकल सभ्यता के नाम पे संबोधित करते हैं वह उन्हीं निठल्ले या विलासियों की सभ्यता है। वेबलन का मानना है कि सामाजिक विकास का यही क्रम रहा होगा जो आप चार क्रम यहाँ पे देख रहे हो, ऐसा वेबलन का मानना है। ठीक है, और आज तक समाज में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो इसी क्रम पे आधारित हुए हैं। तो ये था वेबलन का जो इन्होंने समाज के विकास को बताया है, समाज की संस्थाओं के विकास क्या समाज के आर्थिक विकास को जो बताया है, बांटा है, वो ये चार प्रकार के भागों में बांट के बताया है। अब आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वह है
वेवलन ने विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेवलन ने विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि विलासी वर्ग के सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो वो है वेवलन। वेवलन ने समाज के दो वर्ग बताए। पहला है उत्पादक वर्ग और दूसरा है अनुत्पादक वर्ग, वही जिसके भी हमने चर्चा की थोड़ी देर पहले। उत्पादक वर्ग यानी श्रमिक वर्ग फ्रेंड्स, और अनुत्पादक यानी विलासी वर्ग। ठीक है, उत्पादक और अनुत्पादक या श्रमिक या विलासी वर्ग। फिर वेवलन ने इतिहास की प्रौद्योगिकी व्याख्या के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को समझने का प्रयास किया है। अब वेवलन ने अपनी संपूर्ण विचारधारा को, अपने सिद्धांतों को आर्थिक सूत्र कहकर संबोधित किया। क्वेश्चन बन सकता है किस विद्वान ने, किस विचारक ने, समाजशास्त्री विचारक ने अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांतों को आर्थिक सूत्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि ये एक अर्थशास्त्री भी हैं वेवलन जो हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन से विद्वान ने अपनी संपूर्ण विचारधारा और सिद्धांतों को आर्थिक सूत्र कहकर संबोधित किया है, तो वो है वेवलन, पहला प्रश्न। और फिर भी वो कौन कौन से सूत्र दिए अपने सिद्धांतों में, तो पहला है धनिक प्रतिस्पर्धा का नियम, दूसरा है आर्थिक सौंदर्य का नियम, तीसरा है उत्कृष्ट उपभोग का नियम, चौथा है उत्कृष्ट विकास का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे, एक कुछ भी उठा के पूछ सकता है पॉइंट इसमें से। फिर है पांचवा विलासी वर्गीय रूढ़िवाद का नियम, छठवां है आर्थिक कुशलता का नियम, सातवां आता है आर्थिक शिक्षा का नियम, आठवां आता है आर्थिक चिंतन का नियम, और नौवां आता है यांत्रिक चिंतन का नियम। ये 9 सूत्र इन्होंने बताए हैं। 9 पॉइंट्स हो गए ना। देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने सिद्धांतों को, एक पहले तो आर्थिक सूत्र कहा, और ये सूत्र जो है वह है यहाँ पे आप देखिए धनिक प्रतिस्पर्धा का नियम, आर्थिक सौंदर्य का नियम, उत्कृष्ट उपभोग का नियम, उत्कृष्ट विकास का नियम, विलासी वर्गीय रूढ़िवाद का नियम, आर्थिक कुशलता का नियम, आर्थिक शिक्षा का नियम, आर्थिक चिंतन का नियम, यांत्रिक चिंतन का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे, इसको आप लोग देख लीजिए और कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। आज का हमारा जो नोट्स है फ्रेंड्स वो इतना ही है, आई थिंक ये सफिशियंट है। और बाकी आप अपना क्वेश्चन पेपर लेके प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी, काफ़ी मदद मिल जाएगी। क्वेश्चन का मोड पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आज की टॉपिक थी, जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे थर्स्टन वेवलन साहब, ये जो महान विचारक हैं, अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो थी वह 3 अगस्त 1929 को 3 अगस्त 1929 को हुई थी। वेवलन की जो मृत्यु हुई थी वो 3 अगस्त 1929 को हुई थी। यहाँ पे इनका आज पूरा नोट्स जो है कंप्लीट होता है। हमने सारी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इसमें जोड़ने की कोशिश करी है। आई होप ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो और आप काफ़ी क्वेश्चन इससे मिले, इस नोट से मिले। फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी फ्रेंड्स आगे भी जो हमारे वीडियो आते रहेंगे सोशलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो मेरा अगर आज का अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा। आप लोगों का फिर से धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।